हेलो फ्रेंड्स, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी इंदिरा कॉलोनी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस में मौलिक अधिकार। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था हमारे संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लेख कर रखा है। जैसा कि हमने जाना था, मूल रूप से हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार उल्लेखित थे, लेकिन वर्तमान में एक संपत्ति के अधिकार को विलोपित कर दिया है। सो वर्तमान में हमारे 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख कर रखा है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम जो 6 के 6 जो मौलिक अधिकार है उनका 1 बाय 1 हमें स्टडी करना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले जो हमारा आता है समता का अधिकार या फिर समानता का अधिकार, जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 टू लेके 18 तक। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम 14, 15, 16, 17, 18 में प्रत्येक आर्टिकल में क्या क्या बातें समानता से संबंध में बताई गई उनका अध्ययन करते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि समानता का जो अधिकार की बात की गई है, समानता का मतलब क्या है। दोस्तों, ये कहता है कि हर प्रकार की समानता हमारे संविधान में उल्लेखित है। जब मैं आर्थिक समानता की बात कर दूं, या फिर मैं विधि की समानता की बात कर दूं, या फिर मैं सामाजिक समानता की बात कर दूं, ये सारे के सारे, और उसके बाद में दोस्तों मैं बात करूं जो पारस्परिक समानता की बात भी इसमें की गई है। यानी कि आर्टिकल 14 टू 18 के जो अलग अलग आर्टिकल हैं उनमें इन सारी प्रकार की समानताओं का उल्लेख कर रखा है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं प्रत्येक आर्टिकल वाइज उसमें क्या दे रखा है। सबसे पहले हम जानते हैं कि आर्टिकल 14 में क्या दे रखा है। आर्टिकल 14 जो कहता है विधि की समानता, विधि की समता या समानता। क्या बात की गई है दोस्तों विधि की समता के तहत? ये दोस्तों कहता है कि इसमें 2 कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। एक तो ये कहते हैं विधि के समक्ष समता। पहली बात ये बताता है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, और जो दूसरी बात ये बताता है विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण। दोस्तों, जो पहली ये बात है विधि के समक्ष समता, इसका मतलब है इक्वलिटी बिफोर लॉ, और ये वाला जो कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। जिसका मतलब क्या है दोस्तों, ये कहता है कि जैसे हमने दोस्तों देखा होगा जो हमारे न्याय का सिंबल के रूप में एक जो औरत होती है हाथ में तराजू लिए हुए, आंखों पे पट्टी बंधी हुई, जिसका मतलब है कि कानून की नज़र में सब समान होते हैं, या फिर कानून अंधा है, या फिर कानून अपने आंखों पे पट्टी बांध रखा है, तथा उसके तराजू में जो अपराध आएगा वो अपने आप से पता चल जाएगा कि कौन सा अपराध भारी है, उसके अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। किसी भी टाइप की पार्शियलिटी नहीं होगी, यानी कि उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। विधि के समक्ष समता का मतलब होता है कि कानून की नजर में सभी समान है, चाहे वो आपका गरीब हो, चाहे वो आपका अमीर हो, चाहे मतलब ये कहता है कि सलमान खान अपराध करके आया है, चाहे आप अपराध करके आए हो, तो उसको जो पनिशमेंट मिलेगा वो सेम मिलेगा। उसमें किसी वर्ग विशेष के अकॉर्डिंग कोई पनिशमेंट का प्रावधान नहीं है, क्योंकि दोस्तों कहता है कि विधि की नज़र में दोनों व्यक्ति समान है, किसी भी टाइप की पार्शियलिटी नहीं की जाएगी। ये बात करता है विधि के समक्ष समता का। और ये वाला ऐसा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये पाया जाता है इंग्लैंड में। इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंग्लैंड की जुडिशरी की मैं बात करूं तो विधि के समक्ष समता वाले कॉन्सेप्ट को अपनाता है। वहीं पे आप जाके देखेंगे यूएसए के कॉन्सेप्ट को, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन या फिर उसकी जुडिशरी में जाके देखेंगे तो वो फॉलो करता है विधि का समान संरक्षण। तो आप बोलोगे दोस्तों कि इंडिया में कौन सा फॉलो किया जाता है? इंडिया में दोनों फॉलो किए जाते हैं। इंडिया में दोनों फॉलो किए जाते हैं। किस तरह से किया जाता है उनको समझते हैं। इससे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि विधि का जो समान संरक्षण होता है इसका मीनिंग क्या हो गया। ये तो समझ में आ गया कि कानून की नज़र में सभी समान होते हैं, जो भी अपराध करके आएगा बराबर पनिशमेंट मिलेगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये जो होता है दोस्तों, इसको मैं बोलूँगा ये स्ट्रिक्ट फॉर्म होता है, थोड़ा सा ज़्यादा सख्त होता है, और ये नेगेटिव प्रकृति का होता है। यानी कि ये आप राज्य है जो बाइंडिंग करता है कि कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, बराबर पनिशमेंट देना मतलब देना है। इसका मतलब ये किसी भी टाइप से अप डाउन की बात नहीं करता है। तो इसका मतलब ये स्ट्रिक्ट फॉर्म हो गया। दोस्तों, मैं दूसरे वाले विधि का समान संरक्षण की बात करता हूं तो ये कुछ इस तरह से बोलता है। ये बोलता है कि सभी व्यक्तियों के ऊपर एक ही जैसा कानून लागू नहीं होता है। ये बात कहता है। कैसे? ये कहता है जैसे कि सपोज दैट दोस्तों मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं कि आप क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं,
और आपके सामने एक 8 से 10 साल का बच्चा भी आपके सामने क्रिकेट खेल रहा है, तो आपकी क्या भावना रहेगी ये थोड़ा मुझे बताइए। आपकी भावना यही रहेगी कि जब वो बैटिंग कर रहा है तो आप स्लो बॉल फेंकेंगे, उसके सामने इजीली बॉल फेंकेंगे, है ना। आपकी जो 4 रन की बाउंड्री होगी, थोड़ी बाउंड्री उसके लिए छोटी बनाई जाएगी। ये नेचुरल है दोस्तों, इट्स कॉल्ड द नेचुरल जस्टिस। ये प्राकृतिक न्याय है, और यही कहता है कि प्राकृतिक न्याय, जैसे कि आपके सामने फास्ट बॉल फेंकी जा सकती है, छोटे बच्चे के सामने नहीं फेंकी जा सकती है। इट मींस क्या है कि सभी के ऊपर जो कानून अप्लाई होते हैं वो मैटर करता है कि किस प्रकार के व्यक्ति, सभी व्यक्तियों की कंडीशन के अकॉर्डिंग उस पर अलग अलग तरीके के रूल्स अप्लाई होने चाहिए, उन पे सजा का प्रावधान अलग अलग होना चाहिए, न कि स्ट्रिक्ट कि सबके लिए कानून समान है। कैसे दोस्तों, देखो इससे संबंध में बात करता हूं। ये कहता है कि समान के लिए आप समान करें, समान के साथ में समान व्यवहार करें, लेकिन यह कहता है कि असमान के साथ में समान व्यवहार नहीं करें। क्या मतलब हो गया दोस्तों, इसको देखें। ये कहता है, जैसे कि एक एग्जांपल और समझ लीजिएगा, जैसे कि एक व्यक्ति ने किसी का जानबूझ के मर्डर कर दिया है, एक तो कंडीशन ये बन गई। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि किसी के पिताजी पुलिस में है, घर पे आए, अपनी पिस्टल रखी टेबल पे और वॉशरूम चले गए। फिर अपने उसके बच्चा जो 8-10 साल का है, उसने उसको देखा कि यार आज पिताजी की गन देखते हैं क्या है इसमें। उसने देखा और उसको अपना इस तरह से घुमाने लग गया फिल्मी अंदाज में, अपने घर के गेट के पास में जाके ऐसे करके तुरंत से उसने ट्रिगर दबाया और सामने वाले बंदा, कोई भी एक व्यक्ति जा रहा था रोड पे और उसकी डेथ हो जाती है। तो वो क्या मर्डर है, उसने एक व्यक्ति का मर्डर किया है, और एक वो व्यक्ति है जिसने साजिश के तहत किसी व्यक्ति का मर्डर किया है। तो क्या दोस्तों दोनों को समान पनिशमेंट मिलना चाहिए? हालांकि उस बच्चे की कोई गलती नहीं थी, उसने जस्ट उसको, वो उससे बिल्कुल भी वाकिफ नहीं था उसका क्या नतीजा निकलने वाला था, दूसरे व्यक्ति ने जानबूझ के किया है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ने मर्डर किया है तो पनिशमेंट सेम मिलेगा, बट ये कहता है कि एक ने अननोइंगली किया है और एक ने जानबूझकर किया है। तो दोनों को देखो, यदि दोनों समान है, यदि उस व्यक्ति भी क्राइम समान है, उस व्यक्ति की भी स्थिति समान है, तो आप समान ट्रीट करो। दोनों व्यक्ति एक जैसे हैं तब तो उसको समान ट्रीट करो। लेकिन दोनों की सिचुएशन कुछ अलग अलग है, एक ने तो जानबूझकर किया है और एक ने गलती से कर दिया है। तो आप उनमें क्या करो, उसके साथ जब किसी की सिचुएशन असमान हो तो उसके साथ में समान व्यवहार मत करो, तो उसके साथ में जो पनिशमेंट मिलेगा या फिर उनके सामने जो भी विधि लागू होगी वो असमान तरीके से होनी चाहिए, उन दोनों में समान नहीं होनी चाहिए। यानी कि उनको आपको क्या देना पड़ेगा, न्याय देना पड़ेगा। अगली बात, यानी कि ये कुछ वर्ग विशेष के जो लोग होते हैं, जिसमें आप औरतें कह सकते हो, बच्चे कह सकते हो, विकलांग कह सकते हो, वृद्ध कह सकते हो, उनको कुछ ऐसा प्रोटेक्शन देते हैं जिसके तहत वो भी क्या आ सकते हैं, उनका अपलिफ्टमेंट किया जाता है, यानी कि उनको ऊपर लाया जाता है और उनकी परिस्थितियों को देखते हुए उन पे थोड़ी अलग टाइप की विधि को थोड़ी सी नॉर्मल तरीके से लगाया जाता है। और ये भारत की जुडिशरी में आज बहुत ही अच्छी तरीके से की जाती है। आपने कई बार देखा होगा दोस्तों, कहते हैं कि उनकी इन परिस्थितियों को देखते हुए इनकी सजा इतने साल के बजाय इतने साल दी जाती है, तो वो यही यहाँ पे लागू होता है। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति की उम्र 18 साल से कम होती है तो उसको अलग पनिशमेंट मिलता है। हम कहते हैं ये तो 18 साल से कम है, इसको पनिशमेंट नहीं मिल सकता। इसका मतलब क्या है, उसे लगता है कि एक 18 साल से कम वाला बच्चे में वो समझ नहीं होती, उसने गलती से किया है, उसका पूरा कैरियर है, उसको समझने का टाइम दिया जाना चाहिए। लेकिन एक 35 साल का व्यक्ति करता है तो वो समझेगा इसने जानबूझ कर किया है तथा उसमें कोई रियायत नहीं देनी चाहिए। यानी कि क्राइम दोनों ने सेम किया है लेकिन दोनों के लिए पनिशमेंट का प्रावधान अलग अलग करता है। तो यही होता है दोस्तों विधि का समान संरक्षण। दूसरी एक और एग्जांपल देता हूं दोस्तों कि यदि दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा होता है, एक व्यक्ति अमीर है, एक व्यक्ति गरीब है। अमीर व्यक्ति क्या करेगा, सीधा कोर्ट पहुंच जाएगा, पर गरीब व्यक्ति कोर्ट तक जाने के पैसे नहीं है, कैसे वकील हायर करेगा वो और कैसे अपनी सिफारिशों को कोर्ट में रखेगा। तो वो तो विधि के समक्ष कहां समता हुई दोस्तों, वो तो कोर्ट तक ही नहीं पहुंच पाया। तो इसका मतलब है ऐसे लोगों के साथ में विधि कुछ अलग तरीके से ट्रीट करे, दोनों की सिचुएशन असमान है तो आप समान उसके साथ में व्यवहार ना करें। तो इसलिए दोस्तों जो गरीब व्यक्ति होते हैं, आर्टिकल 39A के तहत, आर्टिकल 39 एक नीति निर्देशक तत्वों में अपन इसी चैप्टर के ड्यूरिंग पढ़ेंगे कि उनको आर्थिक सहायता दी जाती है अपना न्याय के लिए, या फिर उनको सरकारी वकील भी दिया जाता है जो उनकी सिफारिशों को कोर्ट के में रख सके, उनकी सिफारिशों को कोर्ट में प्रस्तुत कर सके। ऐसा प्रावधान किया गया आर्टिकल 39A में। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि ये व्यक्ति कब विधि के सामने समान आएगा, जब वो वहाँ कोर्ट तक पहुँचेगा तभी तो विधि के लिए फाइट कर पाएगा, तभी तो अपने इल्जामों को, अपनी सही और
गलत चीज़ों को प्रूव कर पाएगा, एविडेंस ही नहीं रख पाएगा, तो वो क्या विधि के समक्ष समता, विधि उसको कैसे न्याय देगी? तो विधि के समक्ष समानता कहाँ से आ गई? तो जो पहला हमारा कॉन्सेप्ट कहता है विधि के समक्ष यानी कि विधि की समानता, तो इसका दोनों का मतलब ये है कि समानता प्रदान करना। ये कहता है कि हमारे सामने आ गया, हम तो बराबर ट्रीट करेंगे, लेकिन इस सिचुएशन में कहता है कि यदि कुछ क्राइटेरिया में लोग पिछड़े हुए हैं तो उनको अपलिफ्टमेंट किया जा सकता है। जैसे एक और एग्जांपल देखिए दोस्तों, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने देखा होगा 3 व्यक्ति एग्जाम दे रहे हैं, ए, बी एंड सी। यदि आपने देखा कि ए व्यक्ति कुछ ऐसा है और उसके पास में ठीक ठाक व्यक्ति हैं तो उसको 2 घंटे एग्जाम में टाइम दे दिया जाता है, और एक अगला व्यक्ति है उसको भी 2 घंटे दे दिया जाता है। एक व्यक्ति है जो विकलांग है, या फिर मैं कह दूंगा वो अंधा व्यक्ति है, तो आप क्या कहोगे दोस्तों? कानून की नज़र में तो सब समान है। ये वाला फॉर्मूला कहता है कानून की नज़र में सब समान है। वो एग्जाम देना है, 2 घंटे इसको भी मिले, 2 घंटे इसको, 2 घंटे इसको मिलना चाहिए, तो आप इसको 2 घंटे दोगे। और आपने देखा होगा दोस्तों, आपके सामने जो हैंडीकैप्ड होते हैं या फिर कुछ और स्टेबनी सख्त लोग होते हैं, अलग अलग एग्जामों में उसको थोड़ा अलग रियायत दी जाती है, मेरिट में दी जाती है, तो आपको अलग एग्जाम के लिए जो टाइम दिया जाए, इसका मतलब क्या है? सभी लोगों के लिए समान विधि अप्लाई नहीं की जा सकती। वो पिछड़ा हुआ है, थोड़ी रियायत दो ताकि वो ऊपर आ सके, तो उस पर थोड़ा सा कम उस टाइप का प्रावधान रखा जाए, उनको थोड़ा बेनिफिट दिया जाए। यही होता है दोस्तों विधि का समान संरक्षण, यानी कि जब स्थितियां समान होती हैं तो समान तरीके से व्यवहार करें, जब स्थितियां असमान होती हैं तब समान रूप से व्यवहार ना करें, तब भी असमान रूप से उनको व्यवहार करें। यानी कि आप कह सकते हो असमान के साथ में कैसा करना चाहिए, असमान करना चाहिए या फिर समान व्यवहार नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको और समझ ले, वीडियो को पॉज करें, वापस जाके देखें, सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। फिर भी उस पर कोई डाउट रहता है तो और वीडियो लेके आऊंगा इससे रिगार्डिंग, और आपका डाउट है जो मैं कमेंट बॉक्स के थ्रू क्लियर करूँ। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 में किस चीज़ का उल्लेख है? जो हमारा आर्टिकल 15 है वो कहता है किसी भी व्यक्ति के जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान व लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात की गई है दोस्तों आर्टिकल 15 में। दोस्तों यहाँ से कुछ एक स्टूडेंट्स के डाउट आते हैं कि सर बहुत पार्शियलिटी होती है, बहुत भेदभाव होता है, फिर हमारा मौलिक अधिकार किस काम में आता है? आर्टिकल 15 कहता है किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। दोस्तों भेदभाव की बात की गई है, यहाँ पे बात ही करता है कुछ सर्टेन केसेस में, यानी कि कुछ ग्राउंड, कौन कौन से? जाति के आधार पर नहीं किया जा सकता, धर्म के आधार पर नहीं होगा, मूल वंश के आधार पर नहीं होगा, जन्म स्थान के आधार पर नहीं होगा, लिंग के आधार पर नहीं होगा। ये 5 ही ग्राउंड की बात की गई है दोस्तों आर्टिकल 15 में। ये 5 ग्राउंड की बात की गई, इनको याद करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी वो आधार नहीं है जिस पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। ये कहता है कि इन ग्राउंड्स पे, यानी कि इन आधार पे आप भेदभाव किसी से नहीं कर सकते हो। कहां पे भेदभाव नहीं कर सकते दोस्तों? यानी कि आप जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, रेलवे स्टेशन पे हैं, बस स्टैंड पे हैं, होटल पे हैं, रेस्टोरेंट पे हैं, या फिर जो भी सार्वजनिक, आप स्नानागार हो गया, तालाब हो गए, कुओं पे पानी लाने के लिए हो गया, या फिर सड़क पे यूज करने का हो गया, मॉल हो गया, जिम हो गया, ऑडिटोरियम हो गया, जहां पे भी आप जाते हैं, इन आधार पे आप बिल्कुल भी भेदभाव नहीं कर सकते हो। यानी कि लिंग के आधार पे बात करूं दोस्तों, जेंडर के आधार पे, स्त्री या पुरुष हो, इस आधार पे इन पब्लिक प्लेसेस वगैरह पे कहीं पे भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। हाँ सही बोल रहा हूं दोस्तों। क्या बोल रहा है कि लिंग के आधार पे नहीं किया जाएगा, मतलब स्त्री और पुरुष में। फिर हमारे कुछ दोस्त बोलेंगे कि सर वहां तो हमने देखा था, रेलवे स्टेशन पे गया था, एक तरफ से तो लाइन लगी थी पुरुषों की, दूसरी तरफ से लाइन स्त्रियों की लगी थी, तो एक ही लाइन में होना चाहिए क्योंकि बराबर है। लिंग के आधार पर कहता भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर ये भेदभाव किस बात का हो रहा है दोस्तों? ध्यान दें, ये भेदभाव जो हो रहा है, देखो अब जो स्त्री और पुरुष के मैं लेवल की बात करूं तो यहां पे ये लेवल है पुरुष का, और जो स्त्रियों का लेवल है यहाँ पे, वहां अलग लाइन देने का मतलब उनका स्टेटस यहां तक लाना है, उनको वहां पे जो आरक्षण दिया जा रहा है, जो प्रोविजन किया जा रहा है, उनको ऊपर तक लाना है, न कि आगे ले जाना है। इस बात को समझे दोस्तों। उसी तरह से हम देखेंगे कुछ एक लोगों को यहाँ पे प्रोविजन कर रखा है, अलग से प्रावधान कर रखा है। जैसे मैं बात करूंगा स्त्रियों की, बच्चों की, या फिर जो कुछ विकलांग टाइप के वगैरह होते हैं उनकी मैं बात करूंगा, या फिर मैं करूंगा अनुसूचित जाति, जनजाति
या फिर मैं कहूँगा शैक्षिक व सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों की, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की। दोस्तों आप कहेंगे कि सर इन लोगों को जब अलग से प्रावधान इनके लिए किया, मैं कहूँगा इन लोगों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, तब तो आप कहोगे कि सर ये तो पार्शलिटी होगी, इन लोगों को अलग से प्रावधान देकर ये तो भेदभाव हो गया। आप कहते हो कि भेदभाव नहीं किया जा सकता। दोस्तों ये भेदभाव नहीं है, जैसे कि ये कुछ स्पेशल ऐसी कैटेगरी है जो पिछड़ी हुई है, लेवल से नीचे है, तो इनको प्रावधान करने का मतलब है लेवल तक लाना। ये जो सारे लोगों की बात कर रहा हूँ दोस्तों, इस मैप से यहाँ पे समझें, ये से कि मैं एक नॉर्मल लेवल मानता हूं जो सामान्य व्यक्ति का है, लेकिन अनुसूचित जनजाति की बात करूं, जाति की बात करूं, जो शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े लोग हैं, विकलांग हो गए, जो बच्चे हो गए, जो स्त्रियां होगी, उनका स्टेटस, अपना सोशल स्टेटस इतना डाउन है, तो जिसके चलते वो यहाँ पे हैं। यदि इनको विशेष प्रावधान नहीं किया जाएगा तो वो कभी इस धारा में नहीं आ पाएंगे ऊपर तक, यानी कि बराबर आ ही नहीं पाएंगे। इनकी जो भावना है वो ये है कि इनको इस मुख्य धारा के बराबर लाए, सो दैट इनको रिजर्वेशन दे। कुछ सामाजिक रूप से आपने देखा होगा, कुछ निम्न कास्ट के जो लोग होते हैं वो पिछड़े हुए होते हैं। वैसे कोई कास्ट दोस्तों निम्न होती नहीं है, जो मैं टेंडेंसी है उसकी बात कर रहा हूँ, यानी कि जो निम्न जाति के जो लोग होते हैं उनको रिजर्वेशन देने का, उनको जो स्पेशल स्टेटस देने का, उनका प्रावधान करने का मतलब होता है कि उनको ऊपर तक लाना, कुछ ऐसा किया जाए कि वो मुख्य धारा तक आए। आगे नहीं ले जा रहे दोस्तों, मुख्य धारा तक लाने का कोशिश की जा रही है। और ये बताता है कि जाति के आधार पे कहीं भेदभाव नहीं किया जाएगा, धर्म के आधार पे आप किसी भी धर्म से संबंधित हो, मैंने जितने ग्राउंड्स बताए, जितनी जगह बताई है, सार्वजनिक जगह, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, कहीं पे भी आपसे इस आधार पे भेदभाव नहीं हो। कौन से वंश से आप बिलोंग करते हो कोई मतलब नहीं है, किस राज्य से, किस जगह से बिलोंग करते हो कोई मतलब नहीं है। तो ये दोस्तों बात की गई है हमारे आर्टिकल 15 में। ओके, जो भी प्रावधान किया गया है उसका समझे, उसको करने का मतलब है कि ऊपर तक लेके आना, बराबर तक लेके आना, आगे तक नहीं ले जाना, इसका एक ही मात्र उसकी भावना है। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16 की। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 हमारा कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन का मतलब होता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि ये कहता है कि राज्य के अधीन जो भी सेवा है, राज्य के अधीन सेवाओं की बात कर रहा है, साथ ही साथ ये बात कर रहा है विभिन्न प्रकार के रोजगार की बात कर रहा है। राज्यों के अधीन जो रोजगार होते हैं इनकी बात कर रहा है कि इनके विषय में कोई भी क्या करेगा, अवसर की समानता प्रदान करेगा, यानी कि सबको समान अवसर प्राप्त होंगे। यानी कि जो भी व्यक्ति हैं सारे लोगों को समान अवसर प्राप्त होंगे। यानी कि आप 12th पास हैं, इसके बाद में आप कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं, तो सबको समान अपॉर्चुनिटी होगी। आप पुलिस का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा, आप भर सकते हो, आप नहीं भर सकते हो। यदि आप 12th पास हो, उसकी क्वालिफिकेशन 12th पास चाहिए, तो आप 12th पास कोई भी व्यक्ति उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ये कहता है कि लोक नियोजन के अवसर में, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि आपके अवसर की समानता मिलेगी। ओके दोस्तों, फिर आप कहोगे कि दोस्तों इसमें कुछ जो वर्ग होते हैं, यानी कि इसमें कुछ एक वर्गों को आप देखोगे सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण होता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कुछ एक वर्गों को जो सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण होता है, सरकारी नौकरी में जो आरक्षण का जो प्रावधान कर रखा है, किनका कर रखा है, आपने देखा होगा दोस्तों, एससी का हो गया, एसटी का हो गया, जो पिछड़ा वर्ग का हो गया, और अभी आपने देखा होगा ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी कि जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं इनको भी, और इनसे पहले इनका जो आधार है वो कहता है शैक्षणिक और जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े लोग हैं, शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े लोग कौन कौन से, एससी के, एसटी के, और कोई पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड जो क्लासेस हैं, इनको सरकारी नौकरियों में क्या दिया जाएगा दोस्तों, आरक्षण दिया जाएगा। फिर से आप कहोगे दोस्तों जब आरक्षण दिया जा रहा है तो समानता कहाँ होगी, यानी कि उनमें
अवसर की समानता कहाँ होगी? उनके लिए तो स्पेशल स्टेटस कर दिया। नहीं दोस्तों, उनके लिए स्पेशल स्टेटस नहीं किया है। मैं मानता हूं ये बराबर का लेवल है, तो इनसे ये वाले जो लोग हैं वो यहाँ पे हैं, इनका लेवल नीचे है। इनकी भावना यही कहती है कि इन लोगों का पहले से दमन होता आ रहा है, यानी कि SC ST कुछ पिछड़े वर्ग हो गए, या फिर कुछ लोग वर्तमान में भी ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, तो वो यहाँ के लेवल पे हैं। तो इनका जो भावना है या फिर जो टारगेट है यहाँ तक लाना है दोस्तों, ना कि आगे ले जाना है। मैं सपोज दैट एक बात करता हूँ, यानी कि बहुत सारे लोग यहाँ पे रेस में भाग ले रहे हैं। ये आपकी दौड़ होने जा रही है और दौड़ आपकी यहाँ पे क्लियर होने वाली है, फिनिशिंग लाइन है, और यहाँ से शुरुआत करने वाले हैं आप लोग, यानी कि सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन उन क्लास की जो बात करता हूं वो कहां पे खड़े हैं दोस्तों? वो एक्चुअल में यहां पे खड़े हैं। तो इन्हें जो आरक्षण दिया जा रहा है इसका मकसद ये है कि इसके बराबर तक ले आओ, इनको भी कहां पे ले आओ? यहां पे ले आओ। तो आरक्षण का जो भावना है, जो मतलब है, वो इतना ही बताता दोस्तों। आप कह रहे हो ना आरक्षण दे के सर इनको तो बहुत कुछ आगे किया जा रहा है, पार्शियलिटी की जा रही है, तो दैट इज नथिंग पार्शियलिटी। इनको यहां तक लाया जा रहा है, न कि आपके साथ वाले को आगे तक ले जाया जा रहा है। इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमारी बात होती है आर्टिकल 16 में। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 17 में। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 17 की। जो हमारा आर्टिकल 17 जो कहता है, यानी कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता का अंत है, अस्पृश्यता का अंत। इसमें क्या बोला गया? अंत या फिर निषेध बोल दो दोस्तों, आप इसे कह सकते हो अस्पृश्यता का निषेध। ये कहता है कि जाति के आधार पे, सामाजिक या फिर जाति के आधार पे, ये कहता है सामाजिक या फिर जाति के आधार पे किसी व्यक्ति को अस्पृश्य समझ लेना, यानी कि ऐसा समझ लेना कि यार उसको टच नहीं करना चाहिए, अस्पृश्य समझ लेना। किस आधार पे? जाति या सामाजिक दृष्टि से कुछ एक जाति जिसे हम समझते हैं, लोग समझते हैं कि वो नीचे जाति का लोग है, इस आधार पे उन लोगों को ऐसा समझना। दोस्तों ध्यान रखें, वो एक कुरीति है। जैसे कि सबसे ऊपर, जहाँ तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सबसे ऊपर ह्यूमैनिटी होती है, सबसे ऊपर मानवता होती है, मानव से ऊपर कुछ भी नहीं होता। कोई जाति पाति धर्म ये सब अपने आप के बनाए गए सब प्रोपागेंडा है दोस्तों, इनमें बिल्कुल बिलीव ना करें। सभी लोग समान होते हैं, इस आधार पे यदि आप भी रखते हैं तो दोस्तों ये बहुत ही गलत बात है। दूसरी मेरी बात कहती है कि ये जो अस्पृश्यता है इसको दूर करना इस आर्टिकल का मुख्य उद्देश्य है। हमारा जो इन आर्टिकल्स का मतलब है वही है समानता का अधिकार, और ये कहता है कि यार अस्पृश्य आप इनको समझते हो तो समानता कहाँ हुई? इसका मतलब आप समानता बनाने के लिए और इस कुरीति को दूर करने के लिए, इस कुरीति को दूर करने के लिए इस आर्टिकल का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। और दोस्तों ध्यान दें, ये एक दंडनीय अपराध है, ये एक दंडनीय अपराध है। जी हाँ, दंडनीय अपराध है। इसके बाद में दोस्तों इसमें बात की गई 1955 में इससे संबंधित एक एक्ट बना, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम ये बना था दोस्तों 1955 में। 1955 में ही इसमें अमेंडमेंट करते हुए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, इसको इस नाम से जारी किया था दोस्तों। अभी तक ये जो भी नियम था इसका एक ही मतलब था, अस्पृश्यता जैसी कुरीति को दूर करना। लेकिन 1989 की बात कर रहा हूँ, इस संबंध में बहुत ही अच्छा एक और काफ़ी कठोर कानून आया था, जो अभी तक का सबसे कठोर कानून है। कैसे याद रखो? जैसे कि 989 उल्टा सीधा एक समान, है ना। 1989 में एक अधिनियम आया था जिसका नाम था अनुसूचित जाति और जनजाति, यानी कि जिसको मैं कहूँगा SC ST निरोधक अधिनियम। आप इसको क्या लिखोगे दोस्तों? अनुसूचित जाति और जनजाति निरोधक अधिनियम। और ये अभी तक का सबसे कठोर नियम है अस्पृश्यता को दूर करने के लिए। ध्यान रखिए दोस्तों, ना तो आपको इस टाइप की किसी भी टाइप की अनटचेबिलिटी रखनी है, यानी कि अस्पृश्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती। यदि कोई रखता भी है तो ये सबसे कठोर दंडनीय अपराध है और इसको खत्म करना ही है मानव जाति को मिलके। दूसरी बात मैं कहता हूं कि जो लोग अनुसूचित जाति या जनजाति इसका मिसयूज करते हैं, किताब में भी कुछ इस तरह से लिखा है कि इसका दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए, लेकिन आप अपने प्रोटेक्शन के लिए इसको यूज कर सकते हो। ये बात की गई है दोस्तों आर्टिकल 17 से संबंधित। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 18 से संबंधित। दोस्तों अब हम बात करते हैं आर्टिकल 18 की। जो हमारा आर्टिकल 18 है
वो कहता है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। दरअसल दोस्तों अभी तक मैंने जितने भी आर्टिकल की बात की है, जैसे मैंने शुरुआत की थी 14 से 15, 16 और 17, इनमें मैंने जो भी बात की आपने एक चीज नोटिस की होगी, ये मैंने लोअर क्लास के लिए बात की है, बैकवर्ड क्लास के लिए बात की है, जो एक पर्टिकुलर लेवल से क्या है नीचे है उनकी बात की थी। चाहे मैंने विधि के समक्ष बात की थी, मैंने कहा गरीबों के उत्थान के लिए किया गया, जो मतलब बैकवर्ड लोग हैं या फिर जिन्हें स्पेशल तरीके से ट्रीट करना चाहिए उनकी बात की है, या फिर मैंने कहा जो सामाजिक इन ग्राउंड पे जो आप अस्पृश्यता नहीं दिखा सकते हो, भेदभाव नहीं कर सकते हो, और 16 की जैसे मैं बात करूं लोक नियोजन के अवसर में समान अवसर की बात की, उसमें पिछड़े हुए लोगों की हमने बात की थी, और 17 में हमने बात की थी अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता की। ओके दोस्तों, अभी तक हमने जो भी बात की है लोअर जो कास्ट की बात की है, हमने अभी तक जो भी बात की है वो हमने पिछड़े लोगों की बात की है। अब इसमें जो बात हो रही है वो जरूरत से ज्यादा स्टेटस वालों की बात हो रही है। अब दोस्तों समझे हमें क्यों जरूरत पड़ी उपाधियों के अंत जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान की। देखो जब अपन ब्रिटिश टाइम में थे उस समय क्या हुआ करता था, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में कुछ लोगों को अलग से टाइटल दिया जाता था, और वो काफी तो वंशानुगत होते, यानी कि किसी को टाइटल दे दिया, उसका बेटा उसके आगे की पीढ़ी भी उसको कंटिन्यू रखती थी। दूसरी बात, जिनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा होता था, संपत्ति के आधार पर भी उनको क्या दिया जाता था, टाइटल दिया जाता था, उपाधि दी जाती थी। उसका मेन मकसद था बाकी के लोगों से उनको थोड़ा सा डिफरेंट दिखाना। लेकिन दोस्तों हम बात करते हैं समानता की, और जब स्पेशल हम बात करें समानता के अधिकार आर्टिकल 14 to 18 की, तो इस टाइप की पार्शियलिटी हम कैसे दिखा सकते हैं। तो इसी चीज को दूर करने के लिए हमने आर्टिकल 18 में प्रावधान किया, किसी भी टाइप की कोई भी पदवी कोई भी टाइटल नहीं रहेगा, सभी समान रहेंगे, गरीब और अमीर सभी को समान नजर से देखा जाएगा। तो दोस्तों इस बात को समझिए, कोई व्यक्ति कैसे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ यार मैं कुछ करूंगा तो मुझे स्टेटस मिलेगा, मुझे टाइटल मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए भी हमने मोटिवेशन का भी प्रोविजन रखा है कि शिक्षा के सेक्टर में और जो आपकी सेना के सेक्टर में वहां जो इनको जो स्टेटस मिलता है, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में कह देता है कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, जो भी टाइटल है वो अपने साथ लगा सकते हैं कि डॉक्टर सो एंड सो, इंजीनियर सो एंड सो अपने नाम के साथ लगा सकता है। वहीं पे सेना की बात करें, विंग कमांडर, कर्नल, एडमिरल, जो भी होता है अपनी रैंक या टाइटल को क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। ये बात किस में की गई है, 18 में की गई है। यानी कि कोई भी टाइटल नहीं लगा सकता जो वंशानुगत आता हो या संपत्ति के आधार पर हो या किसी और तरह का हो, केवल 2 ग्राउंड पे, शिक्षा के आधार पे जो अपनी मेहनत से अर्जित की है, दूसरी बात करें सेना के आधार पे जो सेना में टाइटल और जो रैंक दी जाती है वो अपनी रैंक के साथ में होल्ड कर सकते हैं। इसमें आगे बात की गई है दोस्तों, यदि किसी विदेशी राष्ट्र के द्वारा हमें कोई टाइटल पदवी दी जाती है, उपाधि दी जाती है, तो उसका क्या किया जाएगा, तो उसके लिए सबसे पहले प्रेसिडेंट महोदय से हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। यदि वो परमिशन ग्रांट करता है उसके बाद ही आप उस पदवी या टाइटल को लगा सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों हमारा आर्टिकल 14 to 18 तक हमारी जो समानता की बात, यानी कि समानता के अधिकार से संबंधित बात की थी। दोस्तों जो हमारा अगला वीडियो रहेगा वो रहेगा स्वतंत्रता, यानी कि 19 से लेके हम आर्टिकल 22 तक बात करेंगे। 19 जो आर्टिकल है वो अपने आप में काफी विस्तृत है, उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। उन सारी स्वतंत्रता को अपन डिटेल से समझेंगे, उसके बाद में 20, 21 और 22 की चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों हमारे साथ में बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।